तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। आज हम लोग ज्ञान बिंदु की जो करंट अफेयर्स की बुक की सीरीज जो चल रही है उसका मॉडल सेट 4 का मास्टर वीडियो देखेंगे। मतलब पूरा जो ओवरऑल सेट है उसको कंप्लीट करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इस बुक का सेट है और ये बुक अगर ऑर्डर करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ऑर्डर भी कर रहे हो उसको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं मॉडल सेट 4 पे। ज्ञान धारा की मॉडल सेट 4 है ये, जिसमें हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो ये है कि 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीता। आपको एक बात और बता दें कि ये सेट नंबर 4 है। डिस्क्रिप्शन में सेट नंबर 1, 2, 3 का भी हम लोगों ने लिंक डाल रखा है। तो जो साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में पिछले सेट का भी वीडियो हमने डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल भी हमारा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में पिछले 3 सेट का वीडियो उसको भी जाके आप देख सकते हो। ये आपका अभी हम लोग सेट नंबर 4 कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 36वां, हाँ इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, बहुत लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि सर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए। आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जिसने गोल्ड मेडल जीता है, और ये 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है। ठीक है, तो मोहित कुमार, अंतिम पंघाल, दीपक पुनिया, अमन शहरावत। 4 ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा अमन शहरावत। ठीक है साथियों, अमन शहरावत होगा इसका करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका आयोजन कहां हुआ था। ठीक है, इसका पूछ सकता है आपसे कि इसका आयोजन कहां हुआ था, तो वो हुआ था कजाकिस्तान में। ठीक है ना, कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था। क्या था? 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023। इसका आयोजन कहां हुआ था? इसका आयोजन हुआ था, आयोजन स्थल पूछ सकता है, वो था कजाकिस्तान। और किस एकमात्र खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था? वो थे अमन शहरावत। आप फोटो में देख सकते हो, अमन शहरावत एकमात्र खिलाड़ी जिसने गोल्ड मेडल जीता था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहां किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहां किया जाएगा। नई दिल्ली है, बैंकॉक है, सिंगापुर है, लंदन है। इसका करेक्ट आंसर होगा बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक इसका करेक्ट आंसर होगा, जहां पे विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आप यहां पे देख सकते हो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस। ठीक है, इंग्लिश वाले जो साथी देख रहे हैं उनके लिए भी कंटेंट है, क्योंकि हम इसको, ये जो पूरा सीरीज है इसको हम लोग पूरा कंप्लीट बाइलिंगुअल में लेकर चल रहे हैं। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो आपके लिए भी कंटेंट है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत फ्रूटफुल है। तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस कब होने वाला है ये भी पूछ सकता है। तो 24 से 26 नवंबर में हो चुका ये। ठीक है, 24 से 26 नवंबर 2023 में हो चुका। कहां हुआ? बैंकॉक में हुआ, थाईलैंड के बैंकॉक शहर में हुआ। और इसमें क्या था? 7 थीम पैरेलल कॉन्फ्रेंस। इसमें 7 थीम क्या क्या था? तो इकोनॉमी, एजुकेशन, मीडिया, पॉलिटिशियन, वुमेन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका 2, 2, 4, 2, 6, 7, आपका टोटल 7 इसमें एजेंडा था वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में। 24 से 26 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ, बैंकॉक में, थाईलैंड के बैंकॉक शहर में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन से क्वेश्चन था 2023 में कहा हुआ। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्ध पोत का क्या नाम है। तो प्रोजेक्ट 17A पहले तो क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। प्रोजेक्ट 17A क्या है? तो प्रोजेक्ट 17A जो है आपका साथियों, वो नीलगिरी सीरीज के युद्ध पोत है। ठीक है, नीलगिरी सीरीज के युद्ध पोत है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह यहां कम पड़ रहा होगा, बट बात अगर करें तो प्रोजेक्ट 17A से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट 17A। ठीक है ना, प्रोजेक्ट 17A बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है सबसे पहले जानेंगे हम लोग। ये नीलगिरी सीरीज के फ्रिगेट, जिसे हम लोग युद्ध पोत या लड़ाई का जहाज कहते हैं। क्या कहते हैं?
नीलगिरी सीरीज का फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17A। अगर प्रोजेक्ट 17 से क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट वाले में पूछ सकता है, ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है, तो जानेंगे प्रोजेक्ट 17A क्या है। तो आपको याद रखना है नीलगिरी सीरीज का फ्रिगेट है। फ्रिगेट किसको कहते हैं? युद्धपोत को या लड़ाई के जहाज को कहते हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत का क्या नाम है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत कई सारे युद्धपोत निर्माण किए गए और उसका अंतिम युद्धपोत का आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हो यहां पे आप देख सकते हैं साथियों कि इंडियन नेवी लॉन्च्ड महेंद्रगिरी, दैट इज द लास्ट स्टेल्थ फ्रिगेट। ठीक है, महेंद्रगिरी जो है इसका आखिरी युद्धपोत है। किसका? 17A, प्रोजेक्ट 17A का। और ये स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसको क्यों स्टेल्थ फ्रिगेट कहा गया है? क्योंकि ये दुश्मन के रडार से भी छिप सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं चीज क्लियर होगा। आपको एक चीज और बता दें कि प्रोजेक्ट 17 के तहत और कौन कौन से युद्धपोत है वो भी आप नाम जान लीजिए। इसमें आपको कई सारे युद्धपोत है और ये जो महेंद्रगिरी है ये 7वां और आखिरी युद्धपोत है। इसके पहले आपका INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, INS दूनागिरी, INS तारागिरी, INS विंध्यगिरी, INS महेंद्रगिरी। ठीक है, तो महेंद्रगिरी जो है आखिरी युद्धपोत है। कुल इसमें टोटल अगर युद्धपोत की बात की जाए तो 7 युद्धपोत है कुल मिला के, जिसमें आखिरी है महेंद्रगिरी और जितना का नाम था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? HDFC बैंक ने कोलैबोरेशन किया है अपना जो भी मॉडर्न डिजिटल युग के तहत जो है, मॉडर्नाइजेशन के तहत जो है, डिजिटाइजेशन के तहत जो अब हम लोग देख सकते हैं कि बैंकिंग भी अब हमारे हाथों पे है, बैंकिंग भी अब हमारे फिंगर टिप्स पे है ना। विद इन अ क्लिक ऑफ माउस हम लोग किसी को पैसे भेज सकते हैं, कहीं से पैसे हमारे पास आ सकता है। बैंकिंग बहुत ज्यादा इजी हो गया। ठीक है ना, तो और गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इनिशिएटिव है बैंकिंग को ईज करने के लिए। तो उसी तहत HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो और डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? मतलब अपने जो सॉफ्टवेयर से उसको अपडेट करने के लिए, उसको और मॉडर्न करने के लिए उसने माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हम लोग नाम सुनते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी किया है HDFC बैंक ने। हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान अगस्त माह में कब से कब तक चलाया गया? हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान अगस्त माह में कब से कब तक चलाया गया? आप यहां पे देख सकते हैं HDFC बैंक पार्टनर्स विद माइक्रोसॉफ्ट एज अ पार्ट ऑफ इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा था हर घर तिरंगा कितने से कितने तारीख तक चलाया गया? तो 13 से 15 अगस्त तक चलाया गया। 2022 का है और 2023 में भी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा इनिशिएटिव जो था वो चलाया गया। और किसके तहत चलाया गया? तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत। किसके तहत चलाया गया? आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा इनिशिएटिव चलाया गया। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये चलाया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो रहा होगा। हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस है उसको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में, उसको कंप्लीट, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और इंक्लूड होके आ सकते हैं और क्वेश्चन मोल्ड होके आ सकते हैं वो भी आपको क्लियर करवा दिया जाए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत 6G परियोजना की शुरुआत वर्ष 2023 में कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 5G के बाद तुरंत 6G के लिए भी इनिशिएटिव ले लिया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत 6G परियोजना, इसका क्या नाम था स्कीम का? भारत 6G स्कीम या परियोजना। इसके तहत वर्ष 2023 में कब शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा साथियों आपका 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को यह शुरू किया गया। 22 मार्च को यह शुरू किया गया। ठीक है, अब इसका हम लोग एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 22 मार्च को यह शुरू किया गया है और आप यहां देख सकते हो तस्वीरों में जो उससे रिलेटेड, उस स्कीम से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स है उसको भी रखने का काम किया ताकि विजुअलाइजेशन से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है और इजीली जो है आपके दिमाग में भी फीड होगा। तो ये 22 मार्च को हुआ है ना 6G, और क्या नाम था परियोजना का? भारत 6G परियोजना। याद रखेंगे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आपके रेल मिनिस्टर भी हैं अश्विनी वैष्णव और मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अश्विनी वैष्णव अभी 3 पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। एक आपका रेलवे है, एक आपका IT है और एक
एक कम्युनिकेशन है, ठीक है, एक है कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री। तो आपके तीन तीन मिनिस्ट्री भी संभाल रहे, तो फोटो में भी आपको दिख रहे होंगे कि आईटी से रिलेटेड है ये 6G वाली परियोजना। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स कहां लॉन्च किया गया? कृषि डेटा एक्सचेंज क्या साथियों? भारत का ये पहला कृषि डेटा एक्सचेंज है जिसका नाम है एडेक्स, ठीक है ना, एडेक्स है। कृषि डेटा एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक आपका सिंगल विंडो सिस्टम या एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे यूजर्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपको उसमें स्कीम्स की बात कर लो या उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, उसका एक डेडिकेटेड डैशबोर्ड, एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन, उसको एडेक्स कहा गया, कृषि डेटा एक्सचेंज, ठीक है। एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज एडेक्स कहां लॉन्च किया गया? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, भारत का पहला। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का जो भी पहला होगा या पहली महिला, ये सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स कहां लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में आपसे हैदराबाद ना पूछ के अगर ऑप्शन में तेलंगाना आ जाएगा तो तेलंगाना करना है, ठीक है, क्योंकि तेलंगाना का कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद है, और हैदराबाद शहर में ही जो है एडेक्स लॉन्च किया गया। कहां लॉन्च किया गया? एडेक्स लॉन्च किया गया हैदराबाद शहर में। और ये हैदराबाद कहां है? तो तेलंगाना का राजधानी है हैदराबाद। ऑप्शन में कभी हो सकता है आपको हैदराबाद ना दिखे, तेलंगाना दिख जाए, तो आपको तेलंगाना करके आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने किस माह को हिंदू विरासत माह, हिंदू हेरिटेज मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में मनाने की घोषणा की है? कहां के गवर्नर है ये? जॉर्जिया के गवर्नर है। इनका नाम क्या? ब्रायन केम्प नाम है। और हिंदू हेरिटेज मंथ किस महीने को मनाने की घोषणा की है? मार्च, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर। तो करेक्ट आंसर होगा, सीधा एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं ताकि आपको विजुअल अंडरस्टैंडिंग दे सके। आप यहां पे देख सकते हो, जॉर्जिया डिक्लेयर्स अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ। जो मैंने बताया हिंदू हेरिटेज मंथ जॉर्जिया ने अक्टूबर महीने को डिक्लेयर किया। तो ऑप्शन में आपका अक्टूबर था, वो करेक्ट आंसर होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हिंदू हेरिटेज मंथ जॉर्जिया ने डिक्लेयर किया अक्टूबर में मनाने के लिए। जॉर्जिया के गवर्नर के द्वारा ये किया गया है, ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। दो क्वेश्चन बन गए हिंदू से रिलेटेड। एक आपका था जिसका करेक्ट आंसर था थाईलैंड, और एक है आपका जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वह है अक्टूबर, ठीक है ना। यह हिंदू रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है? हाइपरसोनिक मिसाइल है ये। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन उससे भी रिलेट करके पूछा जा सकता है। आप देख सकते हो, यही है वो हाइपरसोनिक मिसाइल फतह। और बैकग्राउंड में आप झंडा देख के अंदाजा लग गया होगा कि ये फतह जो है वो ईरान का है, ठीक है ना। ये जो फतह हाइपरसोनिक मिसाइल है वो ईरान का है। किस कंट्री का है? तो ईरान का है। अब हाइपरसोनिक क्या होता है? तो हाइपरसोनिक का मतलब होता है साथियों, इसका स्पीड 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड, मतलब जो ध्वनि की जो गति होती है, साउंड की जो गति होती है, उसका 5 गुना वो होता है हाइपरसोनिक स्पीड, ठीक है ना। तो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या हुआ? जिसकी गति, जिसकी स्पीड साउंड के स्पीड का 5 गुना हो, तो उसको हाइपरसोनिक कहेंगे। और ये फतह किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है, आप देख सकते हो झंडा भी बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, ईरान के द्वारा किया गया, ठीक है ना। ईरान के द्वारा किया गया है, और इसका नाम क्या है? IRGC एरोस्पेस फोर्स फतह, ठीक है ना, हाइपरसोनिक मिसाइल। आगे बढ़ेंगे साथियों। फतह क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है? तो करेक्ट आंसर होगा ईरान। हाइपरसोनिक का मतलब होता है जो साउंड के स्पीड का 5 टाइम्स, दैट इज कॉल्ड हाइपरसोनिक स्पीड। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष, ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इनमें से किस टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष बेलादा कुप्पे मंदिर उत्सव मनाया जाता है? बेलादा कुप्पे मंदिर उत्सव मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है साथियों, आपका ऑप्शन है आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, कूनो राष्ट्रीय पार्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक, ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेलादा
बेलादा कुप्पे मंदिर उत्सव जो है, बेलादा कुप्पे जो मंदिर है वो परिसर बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर में आता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये मांग किया है, ये प्रस्ताव रखा है कि इस मंदिर को जो है इस बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बाहर इसका परिसर का स्थान दिया जाए। इस मंदिर को बांदीपुर टाइगर रिजर्व से हटा करके कहीं और इसका स्थान दिया जाए, तो इसीलिए चर्चा में है। और ये बेलादा कुप्पे मंदिर उत्सव बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक में कहां मनाया जाता है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में मनाया जाता है। इसमें एक और ऑप्शन है जो इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए जानना जरूरी है, वो है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहां है? तो ये कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, और ये वही कूनो नेशनल पार्क है जहां 17 सितंबर को, शायद हाँ 17 सितंबर को नामीबिया से चीतों को जो भारत लाया गया था, तो कूनो नेशनल पार्क में ही रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि कूनो नेशनल पार्क का जो जलवायु था, जो क्लाइमेट था, जो एटमॉस्फेयर था, वो नामीबिया के जहां पे वो चीते रहते थे वहां के एटमॉस्फेयर की तुलना में लगभग बराबर था। तो कूनो नेशनल पार्क भी यहां पे एक्सप्लेन कर दिया गया। यही आप देख सकते हो, बांदीपुर नेशनल पार्क कहां है? कर्नाटक में है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेस्टिवल से भी रिलेटेड है और नेशनल पार्क से भी रिलेटेड है। हाल ही में सुर्खियों में रही चढ़ाई देव मॉडल डेम्स रॉयल बड़ियल साइट्स किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रही चढ़ाई देव मोइडेम्स रॉयल बड़ियल साइट्स किस राज्य में है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस राज्य के सरकार ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम दाखिल करने के लिए प्रस्ताव रखा है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, है ना, यूनेस्को का विश्व धरोहर हम लोग पढ़ते आते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, अब चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार दरोगा, चाहे आगामी बिहार एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, यूनेस्को विश्व धरोहर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चढ़ाईदेव मोइडेम्स रॉयल बड़ियल साइट जो है, ये इसका जो सरकार जहां पे ये स्थित है, उस सरकार ने ये मांग रखी है कि इस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सूची में शामिल किया जाए, ठीक है। और ये कहां पे? तो ये असम में है, ठीक है, असम में है। और ये चढ़ाईदेव मोइडेम्स रॉयल बड़ियल साइट जो है वो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको हम लिख देते हैं, अहम डायनेस्टी से संबंधित है, ठीक है। कौन से डायनेस्टी से संबंधित है? तो वो भी मैंने आपको यहां पे बता दिया, अहम डायनेस्टी से ये संबंधित है। चढ़ाईदेव मोइडेम्स रॉयल बड़ियल साइट ये असम में है और इसके ये इसीलिए सुर्खियों में है क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह मांग रखा है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। बेस एडिटिंग पद्धति से निम्नलिखित में से किस रोग का इलाज किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है? बेस एडिटिंग प्रणाली से किस रोग का इलाज करने की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कोरोना नहीं होगा, एड्स नहीं होगा, क्षय रोग कुष्ठ रोग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक न्यूक्लीमिया की, ठीक है ना। ये इस डिजीज का जो है इलाज संभव है। यह रोग जो है स्टेम कोशिकाओं में डीएनए उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिससे बहुत अधिक सफेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है, ठीक है ना। सफेद रक्त कोशिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कोशिका व्हाइट ब्लड सेल इसमें बहुत ज्यादा बनते हैं इस डिजीज में। अगर इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो एक चीज और हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि इस बीमारी में व्हाइट ब्लड सेल का उत्पादन अधिक होता है, बहुत अधिक होता है और इसीलिए बहुत खतरनाक भी है। और बेस एडिटिंग पद्धति से इसका इलाज होने की, इस रोग का इलाज होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आगे बढ़ेंगे साथियों। 11वीं विश्व शहरी फोरम की बैठक कहां आयोजित की गई? 11वीं विश्व शहरी फोरम, अर्बन फोरम, ठीक है। 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम, 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम याद रखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले जो साथी देख रहे होंगे या जो बाइलिंगुअल वाले होंगे, 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम, ठीक है ना। यहां देखिए 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम कहां पे किया गया? पोलैंड में किया गया, 26 से 30 जून 2022, ठीक है। 26 से 30 जून 2022 में किया गया था। ट्रांसफॉर्मिंग आवर सिटीज फॉर अ बेटर अर्बन फ्यूचर, ये इसका थीम था। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें एक हिस्सेदार था, ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलैंड हो जाएगा। 11वीं विश्व शहरी फोरम का आयोजन पोलैंड में हुआ और इसका क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग आवर सिटीज फॉर अ बेटर अर्बन फ्यूचर, इसका ये स्लोगन था। और इसमें कौन हिस्सेदार
सरकार था, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये 11th सेशन था इसका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ दें कि 11th विश्व शहरी फोरम की बैठक कहां आयोजित की गई थी, तो ये था पोलैंड में। और कब से कब तक हुआ था, 26 से 30 जून 2022 को हुआ था। हाल ही में मैतेई तथा कुकी जनजाति के बीच हिंसा किस राज्य में देखने को मिली, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा भारत देश में मतलब ये बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय उस दौर में बना हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पे तस्वीरों में भी, मतलब सड़कों पे महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब निकल के प्रदर्शन करते हैं। कुकी और मैती जो है वहां पे कहाँ का ये केस है, ये केस है मणिपुर का आपका है। और कुकी और मैती जो दो समुदाय है उनके बीच बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट, मतलब हिंसा देखने को मिल रहा था। और बहुत सारे न्यूज भी आ रहे थे ऐसे जो देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोग तख्तियां लेके खड़े हैं, कुकी मैती का विरोध कर रहे थे, मैती कुकी का विरोध कर रहे थे। और बेसिकली जो कन्फ्लिक्ट था इन्हीं दोनों समुदाय के बीच में था। और दर्जा को लेके ये चीज था कि मतलब किसी एक समाज को जो है ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहा था गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के द्वारा, और किसी एक को नहीं मिल रहा था। तो वो कन्फ्लिक्ट का बेसिक कारण यही था कि कुकी और मैती जो दो जनजाति थे, जो दो आपको शेड्यूल जो ट्राइब थे, उनके बीच ये हिंसा देखने को मिली थी मणिपुर में। मणिपुर हिंसा जो बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा। राष्ट्रीय पठ्य चर्चा फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के सभी चरणों में कितने स्कूल दिवस करने का प्रस्ताव है, कितना स्कूल करने का प्रस्ताव है। 180 दिन, टोटल 34 सप्ताह का ये प्रस्ताव है, ठीक है। यहां पे लिख दिया जाता है टोटल 34 सप्ताह का ये प्रस्ताव है, ठीक है। 34 वीक का ये प्रस्ताव है। क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रीय पठ्य चर्चा फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के सभी चरणों में कितने स्कूल दिवस करने का प्रस्ताव है, तो 180 दिन या 34 वीक, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने विरासत खतरे की सूची में शामिल किया है। अब देखो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो होता ही है ना, यूनेस्को का जो विश्व धरोहर साइट्स होता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनेस्को ने विरासत खतरे की सूची में, मतलब जो विरासत है वो खतरे में है, डेंजर में है, उसको शामिल करने की सिफारिश की है, यूनेस्को ने की है। तो कौन सा शहर है, तो वेनिस है या चंडीगढ़ है या हैदराबाद या लंदन है, तो ये है झीलों का शहर, नदियों का शहर, है ना। करेक्ट आंसर होगा झीलों का शहर, नदियों का शहर वेनिस। वेनिस कहां है साथियों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। वेनिस है इटली में, ठीक है ना। वेनिस कहां है, इटली में है। यहां पे आप देख सकते हो यूनेस्को रिकमेंड्स एडिंग वेनिस ऑन हेरिटेज डेंजर लिस्ट। यहां पे आप देख सकते हो हेडलाइन का भी ये आर्टिकल था कि यूनेस्को ने रिकमेंड किया है कि वेनिस को जो झीलों का, जो नदियों का शहर है, उसको हेरिटेज डेंजर लिस्ट में शामिल करने के लिए सिफारिश की है। और ये वेनिस कहां है, तो इटली में है। तो ये आपका सेशन कंप्लीट हो गया मॉडल सेट 4, जिसमें हम लोगों ने आपको विजुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरा जितना भी था एलाबोरेटेड फॉर्मेट में पूरे कंटेंट को कवर किया, डिटेल्ड फॉर्मेट में कंटेंट को कवर किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे और भी हम लोग करंट अफेयर्स के लिए ला रहे हैं कंटेंट, जैसे अभी एडुटेरिया का करंट अफेयर्स लेटेस्ट है, उसके लिए भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। तो कंटेंट चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आगे और भी कंटेंट है जो आपके एग्जाम तक आपकी तैयारी को धारदार करवाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, जुड़े रहिए, बने रहिए। और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।